પ્રણામ મિત્રો। આજે આપણે ધોરણ 9માં વિષય હિન્દી પાઠ 15 તાજ્યું। આજના આ બીજા વિડીયોમાં આપણે પાઠની કથાવસ્તુઓ આગળ જોઈશું। મિત્રો, અગાઉના વિડીયોમાં આપણે જોયું કે જગદીશ બાબુ એક કેફેની અંદર પ્રવેશ કરે છે। તેમની માટે આ શહેર પણ એક નવું છે, જેમની મુલાકાત આ કેફેની અંદર એક બાળક સાથે થાય છે। આ બાળક સાથેનો પરિચય તેઓ કેળવે છે। હવે આપણે આ પાઠની કથાવસ્તુ આગળ જોઈશું। इस प्रश्न से प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। टोडिया लगो, वह संकुचाता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत यानी भूतकाल को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। जब जगदीश बाबू ने मदन को बताया कि वह भी उनके निकटवर्ती गांव के हैं, तब मदन बहुत खुश हुआ और खोया खोया सा अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा था। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियां, नदी, ईजा यानी माँ, बाबा, दीदी, भूली यानी छोटी बहन, दाजू यानी बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी भूली नहीं, दाजू हाँ दाजू। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता। मित्रों, यहाँ पर जगदीश बाबू ने जब मदन को बताया कि वे भी उसी के पास के एक गांव के हैं, तब से मदन उनको बड़ा भाई यानी दाजू कहकर बुलाने लगा। आइए आगे देखते हैं।
दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी ह्यू यानी हिम पड़ेगा? दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तब भी किसी और से बॉय की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज? पानी लाओ। लाया दाजू। शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं, सारा शहर अकेलेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और वह यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू। मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहं की तेज धार के आगे न टिक सके। मित्रों, यहाँ पर जगदीश बाबू से पहचान होने पर मदन उन्हें दाजू कहकर पुकारता है। वह जब भी होटल में आते तब वह उन्हें हर बार दाजू कहकर ही पुकारा करता था। धीरे धीरे जब जगदीश बाबू इस शहर में अपना एकाकीपन दूर होने लगे तब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना उचित नहीं लगता था। एक दिन इन्हीं दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहं की तेज धार के आगे न टिक सकी। दाजू चाय लाओ। चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू मदन से कहते हैं, तुम ये बार बार दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो? किसी की प्रेस्टीज यानी इज्जत का भी तुम्हें ख्याल नहीं है? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सके या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। पर
मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर्द कोठरी में सिसकिया भर भर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो, परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकलने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। मित्रों, यहाँ पर जगदीश बाबू के कहने पर मदन को बहुत दुख हुआ। वह मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर घुटनों पर सिर से दे कोठरी में सिसकियां भर भर कर रोता रहा। आज उसे ऐसा लगता था जैसे घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन के का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में उसे पहली बार ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों से, दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक किसी ने खींच लिया हो, परंतु यह भावुकता भी स्थायी नहीं थी। रो लेने पर उसकी अंतर की गुमड़ती वेदना के आंसू बाहर आने लगे और फिर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वह भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण भी होते हैं। मदन पूर्वव्रत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट यानी मुलाकात बचपन के सहाध्यायी सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरे दिन कैफे जाते वक्त अचानक ही जगदीश बाबू की मुलाकात अपने बचपन के सहपाठी हेमंत से हुई। दोनों कैफे में पहुंचे तब जगदीश बाबू ने मदन को बुलाया, परंतु इस बार मदन उनसे दूर रहने का प्रयत्न कर रहा था। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही
उसने क्या लाऊं दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा। 2 चाय, 2 ऑमलेट। परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा। लाया साफ कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने, और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। स्मृति यानी यादें। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल ही नहीं रहा था तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। मित्रों, यहाँ पर हमने देखा दूसरे दिन कैफे में जगदीश बाबू जब अपने सहपाठी हेमंत के साथ आते हैं, तब हेमंत ने मदन जब चाय लेकर आया तब एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब उस लड़के ने उनसे कहा, मुझे यहाँ पर सब बॉय कहते हैं। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह वहां से मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। मित्रों, यहाँ पर हमने इस कहानी में देखा कि मदन और जगदीश बाबू दोनों एक ऐसे पात्र है जो अपनत्व भरे दो शब्द अपरिचित व्यक्तियों को निकट लाती है, परंतु तिरस्कार भरी वाणी परिचितों से भी अपरिचित उन्हें बना देती है। मित्रों, आज का आपका गृह कार्य है, आपको इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं। प्रणाम, अस्तु।